Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JRF Station. So let's start our today's class that is about sampling types and research ethics के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में ही आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि सैंपलिंग का मीनिंग क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो फर्स्ट हमारा सैंपलिंग क्या होती है कि एक प्रोसेस होती है सेलेक्टिंग इंडिविजुअल और आइटम्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन टू स्टडी एंड मेक कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन। कि हम क्या करते हैं, इसमें कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, उसकी एक तरह की ये प्रोसेस होती है। क्या करते हैं, क्यों करते हैं हम आइटम्स को सिलेक्ट, ताकि हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, ताकि हम उन आइटम्स की स्टडी कर सकें। तो ये होती है हमारी सैंपलिंग की प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स और आइटम्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, ताकि हम उनको स्टडी कर सके और कंक्लूजन हम निकाल सके। देन होती है कि हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, कि हमने जैसे देखा कि पॉपुलेशन में से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन में आइटम को या फिर इंडिविजुअल को हम सिलेक्ट करते हैं। तो भी पॉपुलेशन क्या होती है, हमारी एंटायर ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का दैट यू विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम और ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम। कि जिस चीज में से, जिस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में से आप डाटा को कलेक्ट करते हो, ये जहां में से आप क्या करते हो, कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हो, वही होती है हमारी पॉपुलेशन। अब हमारे पास होता है नेक्स्ट की टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, कि हमारी सैंपलिंग है जो उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट ये दो तरह की होती है, एक होती है हमारी रैंडम सैंपलिंग जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग जिसे हम बायस्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं। फर्स्ट इसमें क्या होता है कि जब हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो जो हमारा सैंपल का साइज होता है वो लार्ज होता है, ना कि स्मॉल होता है। जबकि इसमें हमारे इक्वल चांसेस होते हैं। जो मेन बात है इस सैंपलिंग में कि हम जो भी यूनिट सेलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन में से, उस यूनिट के आने के चांस हमारे पास इक्वल होंगे। नेक्स्ट होती है हमारी ये अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब है कि यहाँ पर आप किसी के भी ओपिनियंस को, किसी के भी थॉट्स को, कंसेप्ट्स को फेवर नहीं करते हो। आप बिल्कुल फैक्ट्स के बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे ही क्या करते हो, अपनी जजमेंट को पास करते हो, अपनी असेसमेंट करते हो, जो भी आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे, रिजल्ट्स को लेकर आओगे। तो ये होती है हमारी अनबायस्ड। और ऐसे ही होती है हमारी ऑब्जेक्टिविटी, कि आप एविडेंसेस के बेसिस पे, फैक्ट के बेसिस पे डिसीजंस अपने ले रहे हो। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिविटी एंड देन अनबायस्ड। अब हमारी ये मोर रिलायबल होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या होती है, कोई ना इसमें बायसनेस होती, ना ही कोई इसमें पार्शियलिटी होती है। हम किसी के भी कंसेप्ट्स को, किसी के भी आइडियाज को यहाँ पर फेवर नहीं करते हैं। हम ओनली एविडेंसेस के बेसिस पे ही डिसीजंस लेते हैं, जिस वजह से इस सैंपलिंग पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। ये मोर रिलायबल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसमें जो सैंपल का साइज होता है वो स्मॉल होता है, कि हम डाटा को जहां से कलेक्ट करेंगे बिल्कुल छोटा छोटा हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारी पॉपुलेशन का साइज है वो भी हमारा यहाँ पर स्मॉल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनइक्वल चांसेस ऑफ ईच यूनिट टू बी सेलेक्टेड, कि इसमें हमारे पास जिस भी यूनिट को हम सेलेक्ट करेंगे उसके अनइक्वल चांसेस होंगे सेलेक्ट करने की। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कि जैसे हमने एक कॉइन को टॉस करा, वो रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल है, कि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल और हेड आने के हमारे बिल्कुल इक्वल चांसेस हैं। तो क्या हुई है, हमारी एक रैंडम सैंपलिंग हुई, कि जो भी यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे, या तो हम हेड सेलेक्ट करेंगे या फिर हम टेल सेलेक्ट करेंगे, दोनों के ही हमारे पास 50-50% चांसेस हैं कि दोनों में से या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने एक ऐसा कॉइन लिया जिसके दोनों तरफ ही क्या है, हेड है। अब हम क्या कर देंगे, उसमें तो हमारे अनइक्वल चांसेस हो गए हेड और टेल आने के, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया, बायसनेस का यूज कर दिया, कि हमने डाटा को ऐसा रख दिया जिसको हम ही कलेक्ट करना चाहते थे, कि इसमें ना तो कोई ऑब्जेक्टिविटी रही, हमने इसमें सब्जेक्टिविटी को ऐड कर दिया। यहाँ पर हमारा सैंपल का साइज भी स्मॉल हो गया और हर यूनिट के आने के चांसेस भी अब हमारे अनइक्वल हो गए, क्योंकि ना तो अब हमारे यहाँ पर 50-50% चांसेस तो रहे नहीं, क्योंकि दोनों जगह ही हमारे यहाँ पर हेड है या फिर टेल है। तो नेक्स्ट आता है ये सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि हम यहाँ पर किसी के पॉइंट्स को फेवर कर रहे हैं, ना तो एविडेंसेस के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ना ही हम लॉजिक को लगाकर एविडेंसेस या फिर डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है लेस रिलायबल। अब ये लेस रिलायबल इसलिए होगी क्योंकि हम क्या करते हैं, बिना कोई एविडेंसेस के,
बिना कोई लॉजिक के डिसीजंस को लेते हैं, इसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं, इस वजह से ये लेस रिलायबल होती है। अब मेन ये जो हमारी नॉन रैंडम सैंपलिंग है वो क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं हम, जब उसमें यूज होती है। जैसे हमने क्वालिटेटिव रिसर्च को पिछले ही वीडियोस में समझा था कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज करते हैं। ओपन एंडेड का मतलब कि हम डाटा को एक डीप में एनालाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस को, कंसेप्ट्स को हम एक डेप्थ में उनकी अंडरस्टैंडिंग इकट्ठा हम कर रहे हैं। तो ये होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च की नॉन न्यूमेरिकल डाटा को हम इसमें कलेक्ट करते हैं। तो ये थी हमारी नॉन रैंडम सैंपलिंग और ये हमारी थी रैंडम सैंपलिंग। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं रैंडम सैंपलिंग की और कुछ टेक्निक्स होती हैं हमारी नॉन रैंडम सैंपलिंग की। अब इसमें हमारी एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, देन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग होती है, देन क्लस्टर एंड देन सिस्टमैटिक। तो ये जो हम सैंपलिंग के आज बारे में बात करेंगे ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार सैंपलिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप पीएचडी करोगे, आप अपनी एमकॉम कर रहे हो, तो उसमें भी आपके इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा पोर्शन आपके आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ टेक्निक्स हमारी नॉन रैंडम सैंपलिंग की भी होती हैं, जैसे कोटा नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है, स्नोबॉल होती है, देन पर्पजिंग होती है एंड देन कन्वीनियंस, और उसके बाद मल्टी स्टेज नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है। नेक्स्ट हमारी आती है कि अब हमने जैसे टेक्निक्स समझी कि रैंडम सैंपलिंग की कुछ हमारी टेक्निक्स होती हैं, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, या फिर इसे हम टिपेट टेबल भी बोलते हैं, या फिर इसे चिट मेथड या मैकेनिकल रैंडमाइजेशन मेथड भी से बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इक्वल चांसेस होते हैं जिस भी यूनिट को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम जैसे लॉटरी मेथड होता है कि हम लॉटरी परचेज कर रखी है, तो वहां पर सब जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने भी लॉटरी को परचेज करा है, सबके इक्वल चांसेस हैं कि किसी की भी उसमें लॉटरी लग सकती है। तो ये होती है हमारी सिंपल रैंडम सैंपलिंग। देन अगेन नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड का यहाँ पर मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया स्ट्रेटा में, जिसे हम सब ग्रुप्स भी बोल सकते हैं कि हमने एक बड़ा ग्रुप था, कोई पॉपुलेशन थी, उसको हमने सब ग्रुप्स में स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। अब उसमें से हम रैंडम सैंपल को कलेक्ट करते हैं हर एक स्ट्रेटा में से, हर एक जो सब ग्रुप हमने डिवाइड करा है। जैसे इसमें हमारी पॉपुलेशन है जो वो हेट्रोजीनियस होती है। अब इसमें हमारा मेन क्या होता है कि जैसे हमारी कोई पॉपुलेशन थी, मेल भी थे वहां पर, फीमेल भी थे और चिल्ड्रन भी थे। अब हमने इस पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा में, कि हमने मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया एंड देन चिल्ड्रन को अलग कर दिया। अब जो हमारी पॉपुलेशन थी वो हेट्रोजीनियस थी। हेट्रोजीनियस क्यों? क्योंकि मेल अलग थे, फीमेल अलग थी और चिल्ड्रन अलग थे। और जबकि हमारे जो ग्रुप्स हैं आगे, कि ये हमारे जो ग्रुप्स है मेल का, फीमेल का, इनके अंदर क्या है, होमोजेनिटी है, कि मतलब मेल हैं सारे सिमिलर और फीमेल भी सिमिलर हैं और चिल्ड्रन भी हमारे सिमिलर हैं। कि जैसे इसका एग्जांपल है कि हमने पॉपुलेशन को मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन में स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट होती है हमारी सिस्टमैटिक सैंपलिंग, या फिर इसे हम फिक्स इंटरवल मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं रेगुलर इंटरवल में, कि एक हम फिक्स कर देते हैं इतने इंटरवल को, उस इंटरवल के बाद हम डाटा को या फिर यूनिट्स को हम सेलेक्ट करने का काम करते हैं। कि जैसे हमने एक लाइन में डिसाइड कर लिया कि हम एवरी 5th कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे, कि अगर एक लाइन में 30 कस्टमर्स हैं तो हम एवरी 5th कस्टमर को उसमें सेलेक्ट करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट होती है हमारी क्लस्टर सैंपलिंग। अब इसमें हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं क्लस्टर्स में, और जो एंटायर क्लस्टर है उसको हम सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, ताकि हम डाटा को कलेक्ट कर सके कि हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी उसको हमने, जैसे एक हमारी पॉपुलेशन थी ये, अब हमने इसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब ये 6 क्लस्टर हो गए हमारे पास। अब ये 6 क्लस्टर को हम अलग कर लेंगे। अब उनमें से हम एक क्लस्टर को इकट्ठा करेंगे, उसमें से ही हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। इसमें जो मेन बात आती है कि जब हम क्लस्टर्स में एक पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर होंगे उनमें डिस्टिंक्ट हमारी फीचर्स होंगी पॉपुलेशन की। ऐसा नहीं कि इसमें भी वही हमारी पॉपुलेशन की फीचर्स हैं, इसमें भी वही फीचर्स हैं और इसमें भी। तो हमें जब हम डाटा को पॉपुलेशन है जो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं क्लस्टर में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक जो कंडीशन है, हर एक स्ट्रेटेजी जो हमारी इसमें है वो आनी चाहिए हमारी फीचर पॉपुलेशन की। नेक्स्ट हमारी होती है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब इसके नाम से क्लियर है कि हम मल्टी स्टेज मतलब डिफरेंट स्टेजेस में डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसमें हम एक कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं मल्टीपल सैंपलिंग मेथड्स के, कि जैसे हमें क्या करना है, स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना है,
तो हम डायरेक्ट जाके स्टूडेंट से डाटा को कलेक्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं स्टेजेस में स्टूडेंट्स के पास डाटा को कलेक्ट करने जाते हैं। कि जैसे हमने क्या करा, एक पॉपुलेशन थी, हमने सबसे पहले कंट्री के डिफरेंट सिटीज को हमने क्या करा, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम सिटीज के जो भी डिफरेंट स्कूल्स थे उसको सिलेक्ट करा, देन हम स्टूडेंट से डाटा को कलेक्ट करते हैं। कि हमने डायरेक्ट जाके एक ही स्टेज में डाटा को कलेक्ट नहीं करा, हमने मल्टी स्टेजेस को फॉलो कर डाटा को कलेक्ट करा। तो ये होती है हमारी मल्टी स्टेज सैंपलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब हमने पहले पढ़ा था कि रैंडम सैंपलिंग के कुछ 4-5 टाइप्स है, अब हमारे पास आती है कि नॉन रैंडम सैंपलिंग। फर्स्ट होती है इसमें कन्वीनियंस, जिसको हम एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग। अब कन्वीनियंस के नेम से क्लियर है कि आप क्या करते हो, इसमें डाटा को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को चूज करते हैं जो इजियर टू रीच है। कि जैसे हम कोई रिसर्च स्कॉलर है, उसे कोई भी रिसर्च करनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, अब उसको सर्वे करने जाना होगा, मतलब डाटा को कलेक्ट करने जाना होगा, तो अब क्या करता है वो डिफरेंट एरियाज में जाने की बजाय जो उसके बिल्कुल पास के एरियाज हैं जो उसके इजी हैं रीच करने के लिए, तो उस ही एरिया से वो डाटा को कलेक्ट करता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो उसे हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग या फिर एक्सीडेंटल सैंपलिंग। की सर्विंग पीपल एट अ मॉल, कि हमें पता है कि हम एक पूरे शहर में ना जाएं, हमें पता है कि इस मॉल में शहर के सारे ज्यादातर लोग आते हैं, तो हम उस मॉल में गए और हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा जजमेंटल या फिर पर्पसिव सैंपलिंग। अब जैसे इसमें पर्पसिव है कि हम अपने खुद के पर्पस के अकॉर्डिंग ही डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसमें रिसर्चर सेलेक्ट करता है पार्टिसिपेंट्स को बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया उसने। कि जैसे उसने एक सर्वे कर रहा था, उसने डिसाइड करा कि वो एक्सपीरियंस जो पर्सन है, एक्सपीरियंस जो वर्कर है, उनसे ही डाटा को कलेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन आएगा तो उसको वो डाटा कलेक्ट नहीं करेगा, उससे नहीं करेगा। अब ये थी हमारी जजमेंटल। अब नेक्स्ट आती है स्नोबॉल या फिर इसे चेन भी बोलते हैं, रेफरल सैंपलिंग या फिर नेटवर्क। जो ये सैंपलिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में। और यूजीसी नेट अगर आपके पास कॉमर्स है तो उसमें भी इसका पोर्शन है, तो वहां भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें स्नोबॉल है, हम इसको अच्छे से ट्रिक से याद करेंगे कि जितने भी नेम हैं हमें उसको इजी वे में याद हो जाएंगे। अब स्नोबॉल है कि हम स्नोबॉल क्या होती है कि जैसे हम अगर उसको फेंक दें वो रोलिंग करते हुए जाती है। इसमें ऐसे ही होता है कि एग्जिस्टिंग जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे हमें डाटा कलेक्ट करना है वो रेफर करता है न्यू पार्टिसिपेंट्स को। कि मैंने कुछ डाटा एक पर्सन से कलेक्ट करना था, वो बताएगा कि उस पर्सन से करो, भी थोड़ा डाटा आपको उससे भी मिल सकता है। देन हम उसके पास जाएंगे तो वो नेक्स्ट पर्सन के बारे में बताएगा। तो ऐसे ही है वो रेफरल सैंपलिंग की एक पर्सन एक पार्टिसिपेंट दूसरे को रेफर कर रहा है। अब ये स्नोबॉल कैसे है कि इसमें जो सैंपल का साइज है वो इंक्रीज होता जाता है, जैसे कि रोलिंग बॉल, कि एक बॉल क्या कर रही है, रोल कर रही है, तो वो जाती जा रही है। तो ऐसे ही हमारी स्नोबॉल होती है कि इसमें हमारा सैंपल का जो साइज है वो भी रोलिंग बॉल की तरह बढ़ता जाता है। अब नेटवर्क क्या है कि जब हम एक पार्टिसिपेंट से दूसरे पार्टिसिपेंट पे जाएंगे तो एक नेटवर्क, एक चेन एस्टेब्लिश होती जाएगी उनके बीच में। ये थी हमारी इस तरह की सैंपलिंग। अब इसका एग्जांपल, एक इजी एग्जांपल है कि जैसे कोई चोर था, थीफ था, हमें क्या करना था, बिल्कुल डाटा कलेक्ट करना था किसने चोरी क्यों की, किसने उसे चोरी करवाई। अब उस चोर के पास गए, हमें डाटा कलेक्ट करना था, वो नेक्स्ट उसके बॉस का या फिर जो अगला चोर होगा उसका नाम देगा। अब हम उससे डाटा कलेक्ट करेंगे, देन वो नेक्स्ट का नाम लेगा, तो एक चेन बनती जाएगी, एक नेटवर्क सेटअप होता जाएगा, जिसे ही हम बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। अब ये सैंपलिंग मेन कहाँ पर यूज होती है, ऐसी जगह पे यूज होती है जहां पर हम सब्जेक्ट्स को इजीली रीच नहीं कर सकते, कि मतलब उनको इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा हार्ड होता है हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, और या फिर जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं या फिर पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफिकल्ट होते हैं फाइंड करने में, वहां पर हम स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कोटा सैंपलिंग। अब कोटा क्या होता है कि एक फिक्स कर दी हमने क्वांटिटी, इसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम इतनी ही क्वांटिटी में अलग अलग ग्रुप से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। कि हमने क्या करा, सेलेक्टिंग 50 मैन एंड 50 वीमेन फॉर अ सर्वे, कि हमने डिसाइड कर लिया अब हमारे पास चाहे कितनी ही पॉपुलेशन हो, हम 50 तो मैन को सिलेक्ट करेंगे और 50 वीमेन को सिलेक्ट करेंगे।
अब ये कौन यूज करता है? मेन मार्केट, जो रिसर्चर होते हैं, जो मार्केट में जा जाकर रिसर्च करते हैं, वही इस सैंपलिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सीक्वेंशियल सैंपलिंग। अब सीक्वेंशियल का मतलब एक सीक्वेंस में हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कि इसमें इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस कलेक्टिंग सैंपल यूनिट्स until the researcher gets sufficient support for conclusion। कि इसमें जो एक रिसर्चर है वो डाटा को तब तक कलेक्ट करता रहता है जब तक उसको एक सफिशिएंट सपोर्ट नहीं मिल जाता कंक्लूजन के लिए, कि मतलब उसके पास एक अच्छे डाटा कलेक्ट नहीं हो जाता कि इससे वो एक बेटर कंक्लूजन निकाल सकता है, तो तब तक वो डाटा को कलेक्ट करता रहता है। ये होती है हमारी सीक्वेंशियल। तो ये हमारे 5 टाइप्स थे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के। अब नेक्स्ट हमारी होता है रिसर्च एथिक्स। अब ये रिसर्च एथिक्स का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। अभी रिसर्च एथिक्स होता क्या है? इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ गाइडलाइंस that researcher follow to ensure their work is conducted with honesty, integrity and studies are conducted fairly, safely and without harm to individual and communities। इसका मतलब ये है कि क्या करते हैं हम, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है जो एक रिसर्चर फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? ताकि जो अपनी रिसर्च है वो कंडक्ट कर सके फेयरली, विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से और बिल्कुल सच्चाई के साथ अपनी वो रिसर्च को कंडक्ट कर सके, और जो भी वो डाटा यूज करेगा, जो भी स्टडीज करेगा, वो फेयरली कंडक्ट करे, सेफली कंडक्ट करे, बिना कोई हार्म पहुंचाए किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी कम्युनिटी को। तो ये होते हैं हमारे रिसर्च एथिक्स, कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम रिसर्च करेंगे व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज इनजस्ट। तो हमें इन चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यही होते हैं हमारे रिसर्च एथिक्स। अब हमारी कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, कि जब हम रिसर्च करते हैं, कुछ स्कॉलर्स करते हैं, तो कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो एक तरह से गलत होती हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि FFP। अब 3 तरह की हमारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप से फैब्रिकेशन, देन फॉल्सिफिकेशन, देन प्लेगरिज्म। अब ये फैब्रिकेशन क्या होता है कि हम रिजल्ट्स दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट डाटा। एक रिसर्चर की क्या होती है, ये ऑब्लिगेशन है कि वो कंप्लीट डाटा के बेसिस पे ही कंक्लूजन ड्रॉ करे। लेकिन फैब्रिकेशन में क्या करते हैं वो, कि इनकम्प्लीट डाटा को कलेक्ट करा, उसके बेसिस पे ही वो रिजल्ट दे देते हैं। तो ये होती है एक तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है फॉल्सिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर देते हैं, कि जैसे किसी ने पहले ही रिसर्च करी हुई थी, किसी ने पहले ही सर्वे कंडक्ट कर रखा था, हमने जस्ट डाटा को थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया, डाटा को चेंज कर दिया, तो ये होती है हमारी फॉल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा प्लेगरिज्म। ये प्लेगरिज्म का टॉपिक है, हमने हमारी पिछली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करा है, इसके टाइप्स के बारे में, इसके लेवल्स के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये प्लेगरिज्म क्या होता है कि जब आप दूसरों का डाटा यूज करते हो और क्या करते हो, अपना खुद का क्रेडिट ले लेते हो कि ये तो मेरा ही डाटा है और मैंने ही अपने खुद के आइडिया, खुद की नॉलेज से इस डाटा को, इस कंटेंट को प्रोड्यूस करा है। तो ये होता है हमारा प्लेगरिज्म। नेक्स्ट होती है हमारी कि नीड क्या है हमें एथिक्स की ऑर्डर वाइज, कि हमें एथिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पर होती है। तो इसको हमने ऑर्डर में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट, जब हम डाटा को रिपोर्ट करते हैं पैनल के सामने, जब उसको हम प्रेजेंट करते हैं, तो सबसे ज्यादा रिसर्च एथिक्स की जरूरत हमें वहां पर होती है। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। जब हम डाटा को एनालाइज करेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, तो हमें वहां पर भी रिसर्च एथिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देन डाटा को कलेक्ट करते हैं, तब हमें इसकी जरूरत होती है। एंड देन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जब हमने जो एजम्पशन लेके चले थे रिसर्च प्रोसेस में, जब हम शुरुआत में हमने करी थी अच्छे से डिस्कस, तो उसमें जब हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, उसमें हमें एथिक्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कि अब हमें एथिक्स की सबसे कम नीड कहाँ पर होती है, उसको भी हमने एक ऑर्डर में अरेंज करा हुआ है। तो सबसे पहले कि हमें किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, तो प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे तो वहां पर हमें किसी एथिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होती, कि हमें अब क्या है, कोई प्रॉब्लम है, किसी के लिए बहुत ज्यादा वो कड़वी हो सकती है, मतलब उसमें हम ऐसी सच्चाई पे, प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, तो वो किसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है और किसी के लिए उस टॉपिक पे रिसर्च करनी जरूरी भी है। तो वो हम वहां पर एथिक्स को नहीं देखेंगे। सबसे कम जरूरत हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करने में पड़ेगी। देन हमें आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल को, उसमें हमें कम पड़ती है। देन फॉर्मेट राइटिंग, अब जब हम राइट करेंगे अपने फॉर्मेट को, उसमें हमें कम जरूरत पड़ती है। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा स्केल एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट। इस टॉपिक से आपको हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये स्केल एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है,
इट रेफर्स टू द वेज इन विच वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड एंड मेजर्ड, कि ये एक तरह का क्या है, तरीका है जिसके बेसिस पे हम हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो उनको क्लासिफाई करते हैं या फिर मेजर करते हैं। अब अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे इसको, कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ क्वालिटेटिव डाटा इनटू क्वांटिटेटिव डाटा, कि हम लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या करते हैं, हमारा जो क्वालिटेटिव डाटा है उसको हम जस्ट चेंज कर रहे हैं क्वांटिटेटिव डाटा में। कि जैसे हम क्या करते हैं, हाइट है, अब हम हाइट को समझे, ये तो हमारी क्वालिटेटिव होगी, डाटा हमारा ये क्वालिटेटिव है। अब हमने इसको चेंज कर दिया इनटू 5 और 6 फीट, ये अब हम बात करते हैं कि उसकी हाइट 5 फीट है, उसकी हाइट 6 फीट है, ये हमारा क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। अब इसके थ्रू हम अपने डाटा को मेजर कर पा रहे हैं, कि जैसे हाइट की क्वालिटेटिव नेचर की थी, उससे हम अच्छे ज्यादा से ज्यादा मीनिंग नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हमने उस क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा में एक्सप्रेस कर दिया, जिससे अब हम क्या कर पा रहे हैं, वेरिएबल को मेजर कर पा रहे हैं, कि जैसे 5 फीट या फिर 6 फीट। ऐसे ही कि हमारा वेट है, कि वेट है, अब हम वेट से क्या ज्यादा मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब हमने उसको क्वांटिटेटिव में एक्सप्रेस कर दिया कि उसका 30 केजी वेट है, 40 केजी वेट है, तो हम अपने डाटा को इजीली मेजर कर सकते हैं। यही होते हैं हमारे स्केल या लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब हमारे पास 4 तरह के स्केल होते हैं, 4 तरह के लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉमिनल स्केल, देन होता है ऑर्डिनल स्केल, देन इंटरवल एंड देन रेशियो स्केल। तो ये 4 स्केल के बारे में ही हम अपना आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉमिनल स्केल, इसमें हम डाटा को जस्ट कैटेगराइज करते हैं, इसे हम कैटेगोरिकल डाटा भी बोलते हैं इसमें। अब इसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट यूज्ड फॉर लेबलिंग और कैटेगराइजिंग द डाटा, क्या करते हैं हम, जस्ट डाटा को कैटेगराइज कर रहे हैं, जस्ट उसको हम लेबल्स लगा रहे हैं विदाउट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर ऑर्डर, कि हमने डाटा को ना तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करी, ना हमने डाटा को ऑर्डर वाइज अरेंज करा, जस्ट हमने उनको एक नेम या फिर एक लेबल असाइन कर दिया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे क्रिकेटर्स होते हैं, अब उनकी जो जर्सीज उनको अलॉट की जाती हैं, किसी को 1 अलॉट कर दिया, किसी को 7 अलॉट कर दिया, किसी को 5 अलॉट कर दिया, कि जैसे MS धोनी है उनको 7 की जो जर्सी है उनको अलॉट की गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी 7 की रैंकिंग आती है, उनका ऑर्डर उनकी टीम में 7 है, या फिर जो डिफरेंट हमारे क्रिकेटर्स हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सके, कि जस्ट हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको एक क्या कर दिया, लेबल कर दिया, उनको नेम असाइन कर दिया, जबकि इसमें हम ऑर्डर वाइज चीजों को अरेंज नहीं कर रहे, ना ही कोई हम इसमें रैंकिंग करते हैं। जैसे इसके फर्स्ट फीचर क्या है कि ये फर्स्ट लेवल होता है मेजरमेंट का। देन नेक्स्ट, ना तो हम इसमें कोई रैंकिंग करते हैं, ना ही कोई हम ऑर्डर करते हैं, जस्ट हम लेबल्स असाइन करते हैं, कि हमने उसको 1 जर्सी दे दी, 2 की जर्सी दे दी, 7 की दे दी, तो जस्ट इसमें हम ये करते हैं। इसमें हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं डाटा के ऊपर, कि अब जैसे एग्जांपल है कि कोई जेंडर है, उसमें हमने जस्ट लेबल कर दिया जेंडर में कि मेल होता है, फीमेल होता है एंड अदर्स, कि जैसे हम ब्लड टाइप्स में ले सकते हैं कि A पॉजिटिव है, B है या फिर AB है। नेक्स्ट जैसे एक और एग्जांपल है कि आई का कलर है, कि हमने आई के कलर में जस्ट नेम और लेबल असाइन कर दिए, कि उसका ब्लू है कलर आइज का, उसका ब्राउन है, उसका ग्रीन है, कि जस्ट हमने ना तो कोई ऑर्डर की, ना इसमें रैंकिंग दी किसी भी डाटा को। बस ये होता है हमारा नॉमिनल स्केल, जिसको हम कैटेगोरिकल डाटा को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल स्केल, इसको हम ऑर्डर्ड कैटेगरीज के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम डाटा को रैंक में और ऑर्डर में अरेंज कर चलते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डाटा इज रैंक्ड इन ऑर्डर बट द डिफरेंसेस बिटवीन रैंक्स आर नॉट इक्वल और मेजरेबल, कि हमने डाटा को अरेंज तो कर दिया, लेकिन जो डिफरेंसेस है, जो गैप है हमारे डाटा में, वो इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम उसको मेजर कर पाए ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसमें होता है कि ये सेकंड लेवल है मेजरमेंट का, इसमें भी हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते हमारे वेरिएबल्स के ऊपर। अब इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे कोई हमने रेस लगवाई स्टूडेंट्स की, अब उसमें कोई स्टूडेंट फर्स्ट आया, कोई उसमें सेकंड आया एंड देन थर्ड आया। अब हमने डाटा को ऑर्डर में, रैंक में क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, लेकिन अब जो ऑर्डर के बीच में जो हमारा डाटा था, उसके बीच में जो गैप है कि कोई फर्स्ट आया कि आप 3 सेकंड से आगे हो, दूसरा जो स्टूडेंट है वो 10 सेकंड से आगे हो, थर्ड जो स्टूडेंट है वो 15 सेकंड से आगे हो, तो इनका बीच का जो हम गैप देख रहे हैं वो इक्वल नहीं है, कि मतलब जो हमारे डाटा है उसके बीच का जो डिफरेंसेस है वो इक्वल नहीं होता। बस हम इसमें डाटा को कैटेगराइज कर देते हैं ऑर्डर में या फिर रैंकिंग में। तो ये होती है हमारी ऑर्डिनल स्केल। अब नेक्स्ट होता है हमारा इंटरवल स्केल। इसमें हम क्या करेंगे, डाटा को ऑर्डर भी करेंगे
और जो डिफरेंसेस होगा, जो हमारा गैप होगा डाटा के बीच में, वो भी इक्वल होगा। और नो ट्रू जीरो, इसमें जो मेन बात आती है कि इसमें कोई ट्रू जीरो नहीं होता। अब इसका हम आगे मीनिंग जानेंगे कि क्या होता है ये। इसमें डाटा को ऑर्डरिंग कर दी हमने, डिफरेंसेस वैल्यूज का यहाँ पर मीनिंगफुल होता है कि यहाँ पर ये इक्वल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, थर्ड लेवल होता है मेजरमेंट का। इसमें कौन से डाटा को मेजर करते हैं हम, जो क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, कि जिसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑर्डर एंड इक्वल इंटरवल एक्सिस्ट। इसमें जब हम ऑर्डरिंग करते हैं डाटा की, उसके बीच में क्या होता है, इक्वल इंटरवल्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की जा सकती है। अब इसका हम एग्जांपल समझेंगे कि कैसे हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें नो ट्रू जीरो पॉइंट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, तब जाके आपको अच्छे से इन दोनों की लाइन का मीनिंग समझ में आ पाएगा। कि जैसे हमारा टेम्परेचर होता है सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, अब इसमें 0 डिग्री सेल्सियस का ये है कि ऐसा तो नहीं होता कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो कोई टेम्परेचर ही नहीं है। कि अगर हमारा 0 है, माइनस है, तो कोई टेम्परेचर ही नहीं होता। 0 डिग्री सेल्सियस भी है अगर, तो हमारा टेम्परेचर मीनिंगफुल है, उसका भी कुछ मीनिंग है कि अगर 0 है तो हमारी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, सारी चीजें हमारी इस टेम्परेचर पे जम जाती हैं। अब इसमें ट्रू जीरो नहीं है क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो मेजर कर सके कंप्लीट एब्सेंस किसकी, किसी ट्राइड की, कि अब 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर कोई टेम्परेचर नहीं है तो उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से इसका ट्रू जीरो नहीं होता। अब इसमें हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, कि जैसे हमारा टेम्परेचर है, हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है 2, 3, 5, और नेगेटिव भी हमारा टेम्परेचर होता है कि नेगेटिव में हमारी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं। कि -1 है, -2 है, तो हम यहाँ पर अपने वेरिएबल्स के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। जबकि पिछले जो ऑर्डिनल स्केल्स था, कोई जैसे फर्स्ट स्केल हमने पढ़ा था नॉमिनल, उसमें हम ना तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते थे, ना कोई एडिशन, ना कोई सब्सट्रैक्शन हमारे डाटा के साथ कर सकते थे। तो ये था हमारा इंटरवल स्केल। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेशियो स्केल। ये जो रेशियो स्केल है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्केल है। इसमें सारी के सारी हमारी फीचर्स पाई जाती हैं। इसमें हम डाटा को ऑर्डर में या फिर रैंकिंग में भी अरेंज करते हैं, और जब हम रैंकिंग में अरेंज करते हैं, उनके बीच का डिफरेंसेस इक्वल होता है, और यहाँ पर ट्रू जीरो होता है। कि मतलब यहाँ पे जो जीरो है वो मीनिंगफुल होती है। कि जैसे ये हाईएस्ट लेवल है मेजरमेंट का, जहाँ पर डाटा का ट्रू जीरो होता है, और हम हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। कि एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, या मल्टीप्लिकेशन है, या फिर हमें रेशियो से रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी है, तो हम हमारे वेरिएबल्स पर या फिर डाटा पर कर सकते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये मोस्ट पावरफुल लेवल होता है मेजरमेंट का। नेक्स्ट इसमें हम ऑर्डरिंग करते हैं, इक्वल इंटरवल होते हैं, एंड एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। अब जो यहाँ हमारा डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव होता है इन नेचर। अब एग्जांपल से हम जैसे समझेंगे कि फर्स्ट एग्जांपल है कि हाइट और वेट है। अगर किसी का वेट, जैसे अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं 0 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि कोई हाइट नहीं है। कि यहाँ पर ट्रू जीरो है, यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो है, कि जीरो का यहाँ पर कुछ ना कुछ मीनिंग है। कि अगर 0 सेंटीमीटर है किसी की हाइट, तो मतलब उसकी कोई भी हाइट नहीं है। ऐसे ही अगर किसी का 0 केजी वेट है, तो मतलब उसका कोई भी वेट नहीं है। अगर किसी की एज 0 है, तो मतलब कोई न्यू बॉर्न बेबी है, कि मतलब अभी अभी उसका बर्थ हुई है। नेक्स्ट, अगर किसी की 0 इनकम है, तो उसकी कोई भी इनकम नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या था कि अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है हमारा सेल्सियस, तो हमारा टेम्परेचर है। जबकि यहाँ पर 0 हाइट है, तो हमारी कोई भी हाइट यहाँ पर है ही नहीं। तो ये है मेन डिफरेंस इंटरवल में और रेशियो स्केल में। तो यहाँ पर हम हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 तरह के स्केल्स। सो थैंक यू गाइज, जो आप आज का हमारा सेशन है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स थे अच्छे से समझ आए होंगे। सो थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।